Welcome back to Ankit Chaudhary Education. And guys, today we will discuss about question number 21st from this chapter solids, right? So this question says that describe elastic stresses. यार stresses एक प्रकार का कर्व होता है जो कि अनइक्वल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. यस, ध्यान रखना, अनइक्वल चीज़ों को. मान लो कि आपका दोस्त है राम. राम को आपने दिए 100 रुपये. अब राम से उम्मीद करोगे कि वो भी आपको 100 रुपये वापस कर दे. अगर राम 100 रुपये वापस नहीं करता आपको, तो ये अनइक्वल कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है. देखो, समझो इस बात को अच्छे से कि यार मान लो कि आपका दोस्त है. आपका दोस्त पहले राम जो है वो आपसे मांगता है 10 रुपये. आप उसको 10 रुपये दे देते हो. नेक्स्ट टाइम आप उसको 20 रुपये दे देते हो. उसके नेक्स्ट टाइम वो आपको उसको 30 रुपये दे देते हो. ठीक है. जब राम की बारी आई तो राम आपको आपके 30 रुपये में से कभी 5 रुपये वापस करता है, कभी 13 रुपये वापस करता है, कभी 12 रुपये वापस करता है. तो यार यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है ना. आप तो 10-10 के हिसाब से उसको दे रहे थे, लेकिन वो आपको, आप तो 10-10 के हिसाब से इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन वो आपको वापस अनइक्वल तरीके से कर रहा है. ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं हिस्ट्रेसिस. अब अगर मैं कर्व बनाऊँ यहाँ पे, तो सपोज करो मैं कर्व बनाने की कोशिश करूँ, तो कर्व कैसा बनेगा. आप तो उसको बिल्कुल इक्वल तरीके से दे रहे थे राम, और आप हो गए, यहाँ पे लिख देता हूँ आप, राइट, ओके. लेकिन जब राम वापस कर रहे हैं तो क्या सेम पैसे वापस कर रहा है? अगर सेम करता तो वो इसी लाइन से वापस आ जाता. ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा. राम आपके पैसे अनइक्वल तरीके से वापस कर रहा है, तो वो आ गया अलग तरीके से. कर्व जो है वो दूसरी तरीके से बन गया. तो इसके बीच के एरिया क्या दिखा रहा है? कर्व दिखा रहा है, राइट. यही था एक कर्व का मतलब. अब समझते हैं हिस्ट्रेसिस कर्व क्या है और इसका किस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया गया. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जब कभी भी आप स्ट्रेस स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हो एक रबर सैंपल के ऊपर. मान लीजिए कि रबर की कोई वायर है. सपोज कीजिए कि यार रबर है मेरे पास. मान लीजिए मैं ड्रॉ करता हूँ आपके पास रबर. यार ये रबर है, ठीक है. इसके ऊपर आपने कोई लोड लगा दीजिए. तो यार ये है आपका लोड, राइट. अब मैं लोड बनाता हूँ यहाँ पे. ये आपने लगा दिया इस पर एक लोड, ठीक है. ये रबर की वायर थी ऊपर, और आपने लगा दिया इस रबर की वायर पे एक लोड. ओके, इस लोड को आप बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, यानी कि आप स्ट्रेस को बढ़ाए जा रहे हो. स्ट्रेस को बढ़ाए जा रहे हो तो वायर में खिंचावट बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी. ओके, अब कुछ देर के बाद आप इस लोड को हटा देते हो, तो आप यही उम्मीद करोगे कि खिंचावट वापस ठीक से होती जाए, ये अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को रीगेन कर ले. मगर ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है. अगर ऐसा नहीं होता तो इसी को कहते हैं इलास्टिक हिस्ट्रेसिस. कि यार जब आपने स्ट्रेस दिया तब तो, और उसके बाद उस वजह से स्ट्रेन डेवलप हुआ, तब तो ये ग्राफ ओ ए बी को फॉलो कर रहा था. लेकिन जब आपने हटा लिया तो आप यही सोचोगे कि वो वापस बी ए ओ पे आ जाए, लेकिन ऐसा है नहीं. वो अनइक्वल तरीके से वापस होगा. रिमेंबर, वो अनइक्वल तरीके से वापस होगा. रीगेन करेगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अनइक्वल तरीके से रीगेन करेगा. तो वो आएगा बी सी ओ वाले पाथ से. तो यार ये जो पार्ट बन गया ना, एक तो ये अंदर का एरिया बन गया, और ये जो पार्ट है ये एक कर्व है, ठीक है. ये एक कर्व है. क्या स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व स्ट्रेन स्ट्रेस में सेम है? नहीं है. तो इसी को हम कहते हैं हिस्ट्रेसिस कर्व. तो आई होप कि हिस्ट्रेसिस कर्व समझ में आ गया होगा. इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या होती है? जब कार के टायर्स बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखा जाता है कि हम उसको सिंथेटिक रबर से बनाएं, क्योंकि सिंथेटिक रबर का जो हिस्ट्रेसिस कर्व होता है बहुत छोटा होता है. अगर मैं सिंथेटिक क्या हो गया मुझे, ओके, चलिए, अगर मैं सिंथेटिक रबर के कर्व को बनाने की कोशिश करूं बच्चों, प्यारे बच्चों, देखिए ये है सिंथेटिक रबर, ठीक है. उसका कर्व जो है ना बहुत पतला होता है. तो यार एक बात बताओ ना, ये ऑलमोस्ट तो रीगेन कर ही रहा है. तो ये फ़ायदा होता है कि कार के टायर्स को सिंथेटिक रबर से बनाया जाता है. तो एप्लीकेशन समझ आ गया. अगर आपको हिस्ट्रेसिस कर्व पता होगा तो आपको मालूम होगा कि कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए. गुड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं. बहुत ईजी क्वेश्चन है. आपसे पूछा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है. सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन डिराइव करना है, पेपर में जरूर आते हैं. अच्छा, समझते हैं. व्हेन अ वायर इज स्ट्रेस्ड इंटरएटॉमिक फोर्सेस कम्स इनटू प्ले. यार एक बात बताओ, ये वायर है, सपोज करो ये वायर है, ठीक है. इस वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हो, और खींच के यहाँ से खींच के इधर, और इधर खींच के आपने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है. तो यार यहाँ से इस तरफ स्ट्रेच कर रहे हो, और यहाँ से इस तरफ स्ट्रेच कर रहे हो. बेसिकली कर क्या रहे हो आप? इसके इंटरएटॉमिक फोर्सेस को डिक्रीज कर रहे हो. पहले बहुत क्लोज थे इंटरएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो फोर्स भी ज़्यादा था. मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 थे, ठीक है. अब आप इस पर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हो, इधर से खींच रहे हो, इधर से खींच रहे हो. तो यार ये वायर्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे 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 हो जाएंगे, ठीक है. जब ऐसे हो गए तो इंटरएटॉमिक फोर्स जो है वो डिक्रीज हो गया, राइट. तो व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड इंटरएटॉमिक फोर्सेस कम्स इनटू प्ले. रोल तो आ ही गया इंटरएटॉमिक फोर्सेस का, विच अपोजेस द चेंज. यार ये इंटरएटॉमिक फोर्सेस थोड़ी अपने आप को कम होने देगा, वो तो चाहेगा कि ऐसा ही रहे जैसे पहले से था. ओके, तो ये अपोज करेगा, नहीं जाने देगा आपके फोर्स को. आप जो ये फोर्स लगा रहे हो इधर से, आप जो इधर से फोर्स लगा रहे हो, इस फोर्स को वो अपोज करता है, वो मना करता है. कौन मना करता है? मना करता है आपका ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज. यहाँ पे जो होगा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज, ये अपोज करेगा, ये नहीं जाने देगा इसको. लेकिन फिर भी आपका फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है,
इस वजह से आप उसको स्ट्रेच कर पाते हो. Work has to be done against these restoring forces. The work done in stretching the wire is stored in it as elastic potential energy. Super important. भाई आपने फोर्स लगाया, आप फोर्स लगा रहे हो और वायर जो है वो वायर के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो आप पे वापस फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको उस फोर्सेस के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ेगा. ठीक है, आपको और भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आप सही में चाहते हो कि आप स्ट्रेच कर पाओ इस वायर को. तो जो आपने फोर्स लगाया, ये वाला फोर्स तो इस वाले फोर्स ने ओवरकम कर दिया. ये कौन सा फोर्स है? ये है रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स, वायर अपने आप को रीस्टोर करेगा ना, ऐसे ही थोड़ी कहेगा भाई खींच ले मेरे को, नहीं. लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप वाकई में वायर को खींच लो, तो आप रीस्टोरिंग फोर्स से भी ज़्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करोगे और उस वक्त आप इस पर वर्क करोगे. ठीक है, और जो आप वर्क कर रहे होगे वही वर्क एनर्जी का रूप ले लेता है. वर्क ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, और वो एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. राइट, आपने जो वर्क किया ना वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो स्टोर हो जाता है. वो स्टोर हो जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. अब सवाल है कि यार इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वही यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि भाई एक वायर सपोज करो या फिर कहीं भी एक लेंथ सपोज करो, उस पर एफ फोर्स अप्लाई करो. ये यार ये हो गया अपना एफ फोर्स, या आपने एफ फोर्स अप्लाई कर दिया. एफ फोर्स अप्लाई करके आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, तो डेल्टा एल इसके लेंथ को आपने इंक्रीज़ कर लिया. तो यार ये हो गया आपका डेल्टा एल. ठीक है, पहले सर ये पूरा रहा होगा लेंथ. ठीक है, आपने इस लेंथ को आपने इंक्रीज़ करके डेल्टा एल तक पहुँचा दिया. तो अब एक बात बताओ, एवरेज इंटरनल फोर्स क्या होगा? देखो, एवरेज इंटरनल फोर्स की जब बात की जाती है इस डेल्टा एल को इंक्रीज़ करने में, वो होता है शुरू में फोर्स कितना लगाया था इस पर आपने? 0 लगाया था, तो शुरू में फोर्स था 0. बाद में आपने कितना लगा दिया? F, तो बाद में हो गया F. एवरेज निकालना है 0 और F का, तो हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देना. ठीक है, तो ये आ गया F/2. वर्क डन ऑन दी वायर, आप वायर पे कितना वर्क कर रहे हो? फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट में चेंज ला रहे हो तो वर्क ही तो हो गया. आप कितना वर्क कर रहे हो, ये वर्क आपको जानना है. तो वर्क डन हमें समझना है. वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट. राइट, तो यार यहीं पे इसको समझते हैं अच्छे से. एक बढ़िया कलर लेते हैं, टू लेट मी ड्रॉ दिस. फाइन, परफेक्ट. लेट मी सेलेक्ट द ब्लैक कलर. ओके, तो यार ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया. अब वर्क की बात करते हो, तो यार वर्क हो गया आपका, अरे भाई वर्क हो गया आपका. ओके, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट. राइट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या लिखे? फोर्स की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है. फोर्स की वैल्यू निकाली F/2. राइट, तो फोर्स की वैल्यू लिख दो यहाँ पे F/2. डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज इन लेंथ है. ठीक है, यहाँ तक आपने निकाल लिया. चलो अब आगे बढ़ो. अब आगे देखो, जो ये वर्क है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. तो हमने वहाँ तक निकाल लिया था. वर्क इज इक्वल टू F/2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल. राइट गाइज, चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़. यार एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को A से मल्टीप्लाई और AL से डिवाइड करा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? आप पूछोगे भैया अभी क्यों करा दिया. अभी बताते हैं क्यों करा दिया. हमें शायद से स्ट्रेस या स्ट्रेन लाना होगा, तो यार AL से मल्टीप्लाई और AL से डिवाइड करा देते हैं. चलिए, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया. अब थोड़ा सा स्मार्टली आप एक काम करो, ये वाला जो A है ना, ये वाला जो A है इसको F के नीचे ले आओ. राइट, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पे. इसको लिख लिया 1/2. ठीक है, ये जो 2 था ना, इसको 1/2 लिख लिया, और इस A को इस F के नीचे ले आओ. तो इस F के नीचे ले आते हैं हम A की वैल्यू. A ले आए. राइट, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा L के नीचे ले आओ. डेल्टा L के नीचे ले आओ L को. ठीक है, इस L को ले आओ डेल्टा L के नीचे. A को ले गए F के नीचे. AL को अपनी जगह रहने दो. AL को किसी और रंग से लिख लो. AL को रहने दो अपनी जगह पे. तो यार यहाँ पे आएगा AL. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब मुझे छोटी छोटी बातें बताना. फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है? स्ट्रेस. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो स्ट्रेस. यहाँ पे लिख दो स्ट्रेस. ये हो गया स्ट्रेस. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ क्या होता है? स्ट्रेन. कौन सा स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. बट आप सिंपल स्ट्रेन भी लिख दोगे चलेगा. यहाँ पे आपने लिख दिया स्ट्रेन. वेरी गुड. अब बताओ मुझे, एरिया इंटू में लेंथ क्या होता है? एरिया इंटू में लेंथ होता है वॉल्यूम. तो यार यहाँ पे आ गया आपका वॉल्यूम. ठीक है, तो देखो हर चीज़ बन गया. ठीक है, एरिया इंटू में लेंथ बन गया वॉल्यूम, ये बन गया स्ट्रेन, और ये बन गया स्ट्रेस. चलो अब ये वर्क जो है वो उस एनर्जी के बराबर हो जाएगा. तो वर्क को मैं लिख दूंगा एनर्जी के बराबर. डैट इज यू. यू इज़ व्हाट? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. यानी पोटेंशियल एनर्जी तो यू ही होता है ना. चलो बढ़िया. अब आगे देखा जाए क्या होगा. ओके, तो यार ये बेसिकली आपको समझ आ ही गया है एक तरीके से. स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम. यहाँ तक आ गया. स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम. अच्छा 1/2 को भूलना नहीं. हाँ 1/2 भी है अपना पार्ट, ऐसे कैसे भूल जाएंगे. चलो
तो यार ये इक्वेशन यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि एक छोटा सा काम को ये करना है। ओके, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको वायर के, सपोज करो कि यार ये मेरा वायर है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इसके 1 यूनिट वॉल्यूम इतना होगा, 1 यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे अगर आपको निकालना हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको वॉल्यूम से डिवाइड करा दोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। सो यार ये जो स्मॉल यू है ना, ये पर यूनिट वॉल्यूम है। क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो इस पूरे को एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखो, इस डब्लू को हटा के मैं यू लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यार ये मेरा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। इस पूरे को वॉल्यूम से डिवाइड करा देते हैं, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, तो वॉल्यूम से डिवाइड करा दो तो यार वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो वापस पर यूनिट वॉल्यूम भी, अगर ये कैपिटल यू था, सपोज ये कैपिटल यू था, तो यार पर यूनिट वॉल्यूम में भी कोई खास चेंज नहीं आया। पर यूनिट वॉल्यूम बस इतना है कि वहाँ पे हाफ स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू में वॉल्यूम, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा हाफ स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन। बस केवल यही चीज़ है। ठीक है, ये है पर यूनिट वॉल्यूम में स्ट्रेस स्ट्रेन, और टोटल में स्ट्रेस स्ट्रेन और वॉल्यूम, ये चीज़ भी है क्योंकि वॉल्यूम कट गया। ओके, अब आपको एक और अच्छे से पता है कि स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन। अच्छा, एक और छोटी सी बात बताओ कि यंग्स मॉडुलस को अगर आप स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देते हो, छोड़ो मैं आपको यहाँ पे समझा के दिखाता हूँ अच्छे से। तो यार ये क्लियर हो गया आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखो, जो यंग्स मॉडुलस था, यंग्स मॉडुलस को मान लो यहाँ पे कि यंग्स मॉडुलस है यहाँ पे, ठीक है। तो यार अगर यंग्स मॉडुलस को मैं ऐसे लिख दूँ, वाई एम लिख दूँ, तो यंग्स मॉडुलस अपना वही स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन था। ओके, ये था स्ट्रेस। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या आएगा, तो मैं यहाँ से स्ट्रेस ऑब्टेन कर लूँगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आगे यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस। यहाँ तक आ गया समझ में? फ़ायदा क्या है इसका कि यार यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है, इस स्ट्रेस की वैल्यू में ये चीज़ पुट कर लेंगे। देखो, स्ट्रेस में आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा यंग्स मॉडुलस नीचे। ठीक है, और ऑलरेडी एक स्ट्रेन था और ये वाला स्ट्रेन आके इसके साथ स्ट्रेन का स्क्वायर बना देगा। राइट, तो यार ये डेरिवेशन होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भी बता दिया, टोटल के हिसाब से भी बता दिया। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा पॉइजन रेशियो। देखो, पॉइजन रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हो जाता है। पॉइजन रेशियो को मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ कि आपके पास एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, और एक होगा लॉन्गिट्यूडनल, एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और एक है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है कि नॉर्मल जो ये देख रहे हो, ये जो आप जिसको वृत्त कहते हो, चौड़ाई कहते हो, उसमें चेंज आना। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटरल स्ट्रेन। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो वो बनता है पॉइजन रेशियो। ठीक है, इसको हम लिखते हैं सिग्मा से। दिस इज योर सिग्मा, राइट, सिग्मा से लिखते हैं। ये होता है लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, ये है आपका लेटरल स्ट्रेन, और इसको आपने डिवाइड कर दिया, ये है आपका लेटरल स्ट्रेन, इसको आपने डिवाइड कर दिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू है ये, लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू है ये। जब आप आपस में डिवाइड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा पॉइजन रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हो। अगेन वही इलास्टिक लिमिट में रहते हुए रेशियो निकालना है लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये होता है पॉइजन रेशियो। बस ध्यान रहे कि यार एक वायर है, सपोज ये वायर है मेरे पास, दिस इज माय वायर। ठीक है, इसके लेंथ में चेंज करना है, इसके ब्रेथ में भी चेंज करना है। लेंथ में चेंज करूंगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। ठीक है, याद रहे कि यहाँ पे स्ट्रेन ही होता है, स्ट्रेस नहीं होता, दोनों ही स्ट्रेन है, और ये भी स्ट्रेन ही है, बट ये हमारा लेटरल है। ठीक है, तो बस ये था आपका पॉइजन रेशियो। दैट्स इट, सॉलिड चैप्टर फिनिश, खत्म, फिनिश।